नमस्ते। मैं नरेश शर्मा आप सभी के सामने उपस्थित हूँ जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है राजस्थान की बोलियां। आप सब जने देखोगे कि वर्तमान में या फिर कुछ ही समय पहले अपनी राजस्थानी बोली को मान्यता दिलाने के लिए एक बहुत अच्छा आंदोलन चलाया गया था। तो इस कारणवश आने वाले जितने भी भविष्य में एग्जाम होंगे उन एग्जाम में आपके राजस्थान की बोलियों से कंफर्म क्वेश्चन उठ सकता है। याद रखना, राजस्थान में जो भी अपन एग्जाम देने जाते हैं, अपने एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आते कहीं ना कहीं पर उनमें बहुत से क्वेश्चंस अपने करंट के मुद्दों से लिंक होते हैं। मान लो अगर जालोर का कोई मुद्दा है जो कि बड़ा हाईलाइट हुआ है तो फॉर श्योर आपके आने वाले अगले एग्जाम में जालोर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मान लो कि भाई मेवाड़ से संबंधित कोई किस्सा काफी प्रसिद्ध हुआ है तो आपके मेवाड़ से क्वेश्चन आएगा। इस हिसाब से क्रोनोलॉजी को साथ में बैठाते हुए आगे अपनी तैयारी की जाए। ठीक है, तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो है राजस्थान की बोलियां। और राजस्थान की बोलियां हम शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम। सबसे प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब आता है। क्या आता है सबसे पहला क्वेश्चन कि राजस्थानी भाषा दिवस कब आता है। तो बोलियां चालू करें उससे पहले हम ये जान ले कि भाई हमारी भाषा जो है, हमारी भाषा का दिवस कब आता है। राजस्थानी भाषा दिवस। और राजस्थानी भाषा दिवस कब आता है तो ये आता है 21 फरवरी को। कब आता है? 21 फरवरी को। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर राजस्थानी भाषा दिवस अगर 21 फरवरी को आता है तो हमारा हिंदी दिवस कब आता है। तो समझना, हिंदी दिवस कब आता है तो हिंदी दिवस आता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस। ये कब आता है तो ये आता है 10 जनवरी को। कब आता है? 10 जनवरी को। क्लियर है? यहां से आपके 3 क्वेश्चन डायरेक्ट क्लियर हो गए कि राजस्थानी भाषा दिवस कब आता है 21 फरवरी को, हिंदी दिवस कब आता है तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस कब आता है तो 10 जनवरी को। क्लियर है? अब मेरे साथ में धीरे 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 इस यात्रा में चलते रहना और आपको राजस्थानी बोली के बारे में इतने गणगौर तरीके से फैक्ट पता चलेंगे कि भाई पूछो मत। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि भाई राजस्थानी भाषा दिवस हम मनाते हैं 21 फरवरी को। मगर आप कहोगे कि सर यार आप राजस्थानी भाषा बोल रहे हो मगर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। जब तक हमने स्कूल में रहे हमने ये पढ़ा कि राजस्थान की जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि राजस्थान की राज्य भाषा तो क्या है? हिंदी। मगर राजस्थान की मातृभाषा क्या है? राजस्थानी, जिसको क्या कहा जाता है? मायड़ भाषा। क्या कहा जाता है? मायड़ भाषा। ठीक है, राजस्थान की राजभाषा क्या है? ये हिंदी। क्या है? हिंदी। डन। उसके बाद में राजस्थान की मातृभाषा क्या है? मातृभाषा। हमारी जो मातृभाषा है वो कौन सी भाषा है तो वो है राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थानी। डन। राजस्थानी भाषा, जिसको और क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं मायड़ भाषा। क्या कहते हैं? मायड़ भाषा। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर ये इस हिसाब का यहाँ पर अलग अलग फैक्ट क्यों आ रहे हैं कि सर आप एक तरफ तो कह रहे हो कि राजस्थान की राजभाषा हिंदी है मगर एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि मातृभाषा राजस्थानी है, उसे ही क्या कहा जाता? मायड़ भाषा। तो समझना, जो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें भारत की 22 राजभाषाओं का उल्लेख है, उस सूची में अपनी राजस्थानी भाषा का नाम नहीं है। इस कारणवश राजस्थानी राज्य भाषाओं में नहीं आती। मगर मेरी बात सुनना, अपनी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या कहा मैंने?
कि अपनी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि राजस्थानी भाषा को साहित्य अकादमी द्वारा तो मान्यता दे रखी है, मगर संवैधानिक तौर पर मान्यता नहीं है। इस कारणवश राजस्थान की जो राज्य भाषा है उसको हम क्या मानते हैं? हिंदी। क्या मानते हैं? हिंदी। समझ में आए? ये बहुत जरूरी लाइन है ये आपके लिए, ठीक है। क्या कहा मैंने अभी? कि राजस्थानी भाषा को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दे रखी है। मगर संवैधानिक तौर पर मान्यता नहीं है। क्लियर है? समझ में आए? ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। इस कारणवश राजस्थान में अभी कुछ समय पूर्व आंदोलन चलाया गया था। क्लियर है? बड़े आगे और मेरी बात सुनो। अब राजस्थानी भाषा की बात की है, जब साहित्य अकादमी इस भाषा को मान रही है तो फोर श्योर अगर किसी भी बोली को या फिर भाषा को जिसमें लिखा जाता है उसकी कोई ना कोई क्या होती है? लिपि। क्या होती है? लिपि। क्या होती है? लिपि। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है, क्या कहा मैंने? कि राजस्थानी भाषा की लिपि, राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? तो अपने याद रखना कि राजस्थानी भाषा की लिपि का नाम है मुड़िया लिपि। क्या नाम है? मुड़िया लिपि। इसी लिपि को महाजन द्वारा लिखा जाता था, इसलिए इसको कहते हैं महाजनी लिपि, या फिर इसको कहते हैं बनियावटी लिपि। क्लियर है? ये अपनी राजस्थानी भाषा की क्या है? लिपि है। क्या है? लिपि है। और अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिनका नाम था राजा टोडरमल। क्या नाम था? राजा टोडरमल। वही राजा टोडरमल राजस्थानी भाषा की जो लिपि है मुड़िया लिपि, इस मुड़िया लिपि के क्या है? जनक। क्या है? जनक। क्या है? जनक। ठीक है, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं कि राजस्थानी बोली के जो लिपि है उस लिपि के जनक कौन है? तो राजा टोडरमल। कौन है? राजा टोडरमल। डन। अब आप कहोगे कि सर ये मुड़िया लिपि होती क्या? तो समझना, पुराने समय में क्या हुआ था कि बड़े बड़े जो जैन होते थे जिनको महाजन कहा जाता था, वो अपने व्यापार के जो बही खाते जो मेंटेन करते थे। अब बही खाते मेंटेन किए तो सीधी सी बात है उन बही खातों में उनके व्यापार से संबंधित सारे के सारे रहस्य उसमें पड़े हुए। अगर वो नॉर्मली भाषा में लिखे तो उसको हर कोई क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। इस कारणवश वो क्या करते थे कि कुछ भी लिखते थे तो उन शब्दों को क्या करते थे? मुड़ा मुड़ा के लिखते थे। कैसे लिखते थे? मुड़ा मुड़ा के लिखते थे। इस कारणवश उन्होंने इस जो लिपि जो थी, इस लिपि का नाम क्या पड़ा? मुड़िया लिपि। क्या पड़ा? मुड़िया लिपि। जैसे मान लो मेरा नाम नरेश है, ठीक है। एक तो अपन राजस्थान में श बहुत कम बोलते, अपन बोलते स। जैसे मेरे भाई का नाम है मनीष, हम कभी मनीष नहीं कहते, हम नैने के कारण मनीष सुने नहीं रहे। तो यहां पर मेरा उच्चारण क्या है? स आया। तो समझना, जैसे कि मान लो मैं नरेश लिख रहा हूं तो ये मैंने नरेश लिखा, ये इधर आते हुए हल्का सा मुड़ा दिया, ये ऐसे मुड़ा दिया, ये तो मात्रा हो गई। उसके बाद में जो स है, अच्छा स तो अपन लिखते ही नहीं, अपन लिखते हैं स, ये ऐसे मुड़ा लिख के लिख दे, ये नरेश हो गया। अब जो यही मुड़ा मुड़ा के जो लिखा है यही लिपि अपने राजस्थान की, और इसको कहते क्या है? मुड़िया लिपि। क्या कहते हैं? मुड़िया लिपि। अब मेरी बात सुनो, पीछे जो बोर्ड की स्क्रीन का रंग है ये कौन सा रंग? राजस्थानी भाषा में मेरे को बता के बता। आप कहोगे कि सर धोड़ो रंग है। कसो रंग है? धोड़ो रंग है। बिल्कुल सही कहा। जैसे अपने
सफेद रंग को धोड़ा कहा जाता है, ब्लैक क्या कहते हैं, लाल जो रंग होता है, लाल रंग को अपन कसुमल कहते हैं, जो कुमकुम का जो रंग होता है उसको अपन हिंगलू रंग कहते हैं। ये जो नाम है, ये नाम हम तो यहाँ पर रहते इसीलिए हमें पता है, मगर मान लो कोई बाहर से व्यक्ति आया है, यूपी हरियाणा या फिर अमेरिका से आया, उसको मैं कह दूं भाई तुम डेट का जानते हो क्या, अब वो कहते हैं कि मार साहब ये डेट का क्या होता है। अब उसको अगर ढूंढना है डेट का क्या होता है, अब उसके लिए कोई तो डिक्शनरी होनी चाहिए। जैसे आज मेरे को अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता है तो मेरे पास डिक्शनरी, मैं उस डिक्शनरी में देखता हूँ, वैसे ही राजस्थानी भाषा की भी क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं, शब्दकोश। क्या कहते हैं, शब्दकोश। तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश क्या आती है अब लाइन, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया, सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलो, और ये लिखा किसने है, सीताराम लालस। कौन है, सीताराम लालस। कौन है, सीताराम लालस। सीताराम लालस द्वारा राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा गया। इसमें जितने भी जो राजस्थानी शब्द है उन राजस्थानी शब्दों का हिंदी में क्या लिख रखा है, अर्थ लिख रखा है। क्लियर है। तो एक बार अभी तक जो पढ़ा उसका आप एसेस ले लो जल्दी से। बढ़े आगे, वेरी गुड। उसके बाद में क्या हुआ, 1961 की जब जनगणना हुई, कौन सी जनगणना हुई, 1961 की जब जनगणना हुई, तो 1961 की जनगणना में जो राजस्थान की जो मोटी मोटी जो बोलियां गिनी गई, उन बोलियों की संख्या कितनी थी, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है, और वो उन बोलियों की संख्या थी 73 बोलियां। कितनी बोलियां, 73 बोलियां। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती थी, वो कितनी है, 73। अब इतनी बोलियों को मान्यता नहीं दे सकते थे, इस कारणवश उन्होंने क्या किया, हिंदी को मान्यता दे दी। क्लियर है। अब राजस्थानी भाषा का जो नामकरण है, क्या है, नामकरण। मतलब कि आज जैसे मान लो कि भाई किसी के भी घर में छोटे से बालक का जन्म होता है या फिर कन्या का जन्म होता है, तो उनका नाम 10 या 12 दिन में रख दिया जाता है। मगर राजस्थानी भाषा को जो नाम में आज जो बोल रहा हूं, राजस्थानी भाषा या राजस्थानी बोली, ये नाम मिलने में सैकड़ों साल लग गए थे, फिर जाके राजस्थानी को क्या नाम मिला था, तो राजस्थानी नाम मिला है। क्लियर है। तो समझना ध्यानपूर्वक अब मैं क्या बोलने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले तो एक जैन मुनि थे जिनका नाम था उद्योतन सूरी। कौन थे, उद्योतन सूरी। उन्होंने 778 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम था कुवलय माला। क्या नाम था, जिस ग्रंथ का नाम था कुवलय माला। और कुवलय माला इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसमें उत्तर भारत की, कुवलय माला ग्रंथ, इस ग्रंथ में उत्तर भारत की 18 देसी भाषाओं का उल्लेख था, जिसमें राजस्थानी भाषा को क्या कहा, मरु भाषा। क्या कहा, मरु भाषा। उत्तर भारत की उत्तर भारत की 18 देसी भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख तथा राजस्थान की भाषा को, राजस्थान की बोली को मरु भाषा कहा। क्या कहा, मरु भाषा कहा। क्लियर है। और ये आपके एग्जाम में मान के चलो डायरेक्ट उठने वाला क्वेश्चन है, और वो यही पूछता है कि कुवलय माला जो ग्रंथ था वो लिखा किसने, तो उद्योतन सूरी ने। किस वर्ष में लिखा है, तो 778 ईस्वी में। कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख था, तो 18 भाषाओं का उल्लेख था। इसमें क्या कहा गया, तो मरु भाषा। क्या कहा गया, मरु भाषा। ठीक है, मरु भाषा। इसके अलावा एक और ग्रंथ में कहा गया है, और उस ग्रंथ का नाम हम आगे जाकर वापस पढ़ेंगे, और उस ग्रंथ का नाम क्या है, तो 8 देश गुर्जरी। कौन सा ग्रंथ है, 8 देश गुर्जरी ग्रंथ।
8 देश गुर्जरी ग्रंथ। क्लियर है? बड़े आगे और सुनो मेरी बात। नेक्स्ट आता है अकबर का बेस्ट फ्रेंड था, और अकबर के बेस्ट फ्रेंड का नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। अबुल फजल का एक ग्रंथ था जिसका नाम था आईने अकबरी, और उस आईने अकबरी ग्रंथ में अबुल फजल राजस्थानी जो बोली है इसको क्या कहता है? मारवाड़ी। क्या कहता है? मारवाड़ी बोली। क्लियर है? ये बात किसने कही? तो ये था अबुल फजल। अबुल फजल किसका दोस्त है? तो अकबर का दोस्त है। मतलब किसका दरबारी है? तो अकबर का दरबारी है। डन। उसके बाद में आते हैं 1912 में। कब? 1912 में एक व्यक्ति आता है, और उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम था इस किताब का नाम? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इसी पुस्तक में अपने जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे, इन्होंने पहली बार राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। क्या किया? राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। और इसी किताब में, इसी ग्रंथ में इन्होंने राजस्थानी भाषा को क्या कहा? राजस्थानी भाषा। क्लियर है? इसमें एक तो नाम क्या मिलता है? तो नाम मिलता है राजस्थानी बोली। क्या मिलता है? राजस्थानी नाम का उल्लेख, नाम का उल्लेख तथा राजस्थानी बोली का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किस में किया गया? तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इसी किताब में राजस्थानी बोली को क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा? तो 5 भागों में। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। क्लियर है? और ये 5 भाग कौन से? तो ये भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो ये 5 भाग कौन से हैं? पहला तो है पश्चिमी राजस्थानी। उसके बाद में दक्षिणी राजस्थानी। उसके बाद में दक्षिण, उत्तर और मध्य। इन सबके आगे पूर्वी लगा दो। पूर्वी, और आगे क्या है? राजस्थानी। इस प्रकार 5 भाग तो ये थे। आपसे कभी इतना जनरली पूछा नहीं जाएगा, बस अपने को याद रखना है कि कितने भागों में बांटा था। तो 5 भागों में। और किसने बांटा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने बांटा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। क्लियर है? और 5 भाग कितने? तो ये है। उसके बाद में मैं एक और नाम लिखता हूं, एलपी टेसीटोरी का। किनका? ये आपके लिए थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। एक राजस्थान एलपी टेसीटोरी। क्या नाम है? एलपी टेसीटोरी। ठीक है? एलपी टेसीटोरी का एक ग्रंथ था, जिस ग्रंथ का नाम है इंडियन एंटीक्वेरी। क्या नाम है? इंडियन एंटीक्वेरी। इस इंडियन एंटीक्वेरी ग्रंथ में इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। बांटा।
क्या है वो? पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। क्लियर है? समझ में आया? ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की कौन सी किताब थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें पहला नाम क्या? राजस्थानी नाम का उल्लेख। राजस्थानी बोली का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और कितने भागों में बांटा? तो 5 भागों में। द इंडियन एंटीक्वेरी में एलपी टेसिटोरी ने कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक बार आप एसेस ले लो जल्दी से इनके। हाँ जी। अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थानी बोली का जो विकास है वो विकास किस प्रकार हुआ। क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थानी बोली का विकास। राजस्थानी बोली का विकास। डन? थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना, ये पूरा पूरा एक चार्ट है, उस चार्ट से हम राजस्थानी बोली का विकास पढ़ेंगे। ठीक है? देखो, हमारे जो वेदों में जो संस्कृत लिख रखी है उसको कहा जाता है वैदिक संस्कृत। क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृत। मैं आपको हमेशा से कहता आता हूं कि भाई जो वैदिक संस्कृत है, ये वैदिक संस्कृत भाषा टफ बहुत है पढ़ने में। तो इस कारणवश वैदिक संस्कृत आगे जाकर 2 भागों में बटी। कितने भागों में? 2 भागों में बटी। एक तो साहित्य लिखने की शैली बनी, जो कौन सी बनी? नॉर्मल संस्कृत। कौन सी बनी? नॉर्मल संस्कृत। ठीक है? और एक बनी पाली। क्या बनी? पाली, जो कि क्या थी? बोलचाल की भाषा। कैसी भाषा थी? बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा। डन? और लिखने के लिए कौन सा था? तो संस्कृत। कौन सी कौन से भाग में बैठी? संस्कृत। अब जो ये पाली जो है, ये पाली आगे जाकर अलग अलग प्राकृत में बटी। किस में बटी? अलग अलग प्राकृत में बटी। और हमारे लिए, हमारे टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो प्राकृत है वो है शौरसेनी प्राकृत। कौन सा प्राकृत? शौरसेनी प्राकृत। मथुरा के आसपास वाला जो भी क्षेत्र है उसको शौरसेन या फिर शूरसेन महाजनपद कहा जाता था। उस वाले क्षेत्र में जिस प्राकृत का विकास हुआ वो कौन सा था? शौरसेनी प्राकृत। अब ये कुछ नहीं है, प्रॉपर जो संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत बिगड़ के क्या बनी? पाली। पाली और क्षेत्र के आधार पर बिगड़ के क्या बनी? प्राकृत। प्राकृत और आगे जाके बिगड़ के बनेंगे अपभ्रंश। क्या बनेंगे? अपभ्रंश। क्या बनेंगे? अपभ्रंश। क्लियर है? तो शौरसेनी जो प्राकृत है, अब ये शौरसेनी प्राकृत आगे जाकर अलग अलग अपभ्रंश में बटा। किस में बटा? अलग अलग अपभ्रंश में बटा। पहला अपभ्रंश तो है गुर्जरी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? गुर्जरी अपभ्रंश। और उसके बाद में अगला जो अपभ्रंश है वो है शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश। क्लियर है? यहीं पर मैं एक और अपभ्रंश लिख रहा हूं, सौराष्ट्र अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? सौराष्ट्र अपभ्रंश। क्लियर है? अब थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक समझिए। अपभ्रंश का मतलब ये होता है कि कोई भी प्योर बोली में जब बाहर की कोई बोली आकर जब उसमें अशुद्धि मिक्स होती है तो वो क्या बन जाती है? अपभ्रंश। क्या बन जाती है? अपभ्रंश। मूल बोलियां थी, वो अलग अलग क्षेत्र के आधार पर जिस अन्य बोली का प्रभाव आया उसमें जब क्या कहते हैं अशुद्धि जब आ गई तो वो क्या बन गए? अपभ्रंश। क्या बन गए? अपभ्रंश। क्या बन गए? अपभ्रंश। क्लियर है? अब सर्वमान्य मत तो ये है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। गुर्जरी अपभ्रंश कहा जाता है आगे जाकर 2 भागों में बटा। एक तो कौन सा था? गुजराती। कौन सा था? गुजराती भाषा। इससे कौन सी बोली का निर्माण हुआ है? तो वो कौन सी? गुजराती। और किसका निर्माण हुआ है? तो राजस्थानी का। किसका? राजस्थानी का। क्लियर है? सर्वमान्य मत है ये मत।
कौन सा मत है? सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत ये है कि राजस्थानी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो गुर्जरी अपभ्रंश से। मगर दिक्कत ये है कि कुछ बड़े बड़े विद्वान आते हैं, वो बड़े बड़े विद्वान आके कहते हैं कि भाई जो राजस्थानी बोली की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग अपभ्रंश से हुए। तो इस वजह से अपने एग्जाम में कुछ क्या बनते हैं क्वेश्चन, क्या बनते हैं क्वेश्चन। और अब अपन जो चर्चा करेंगे वो उन्हीं पर क्या करेंगे? चर्चा। क्लियर है? एक बार आप इस चार्ट का एसेस ले लीजिए। वेरी गुड, बड़े आगे। अब मेरी बात सुनना आप ध्यानपूर्वक। ये अपने इंडिया का मैप है। कुछ चीज अब ध्यानपूर्वक समझते जाना आप लोग, ठीक है? यहाँ पे पड़ता है मथुरा, और मथुरा के आसपास वाला जो बेल्ट है इसको कहते हैं शूरसेन। क्या कहते हैं? शूरसेन, ठीक है? उसके बाद में जो ये वाला जो बेल्ट है, ये इतना वाला बेल्ट, ठीक है, इसको कहते थे गुर्जरात्रा। क्या कहते थे? गुर्जरात्रा। क्या कहते थे? गुर्जरात्रा। एक मिनट ना। हाँ, इसको क्या कहते थे? गुर्जरात्रा। और इसके बाद में ये यहां से ये वाला जो भाग है, इस भाग को लेके हल्का सा थोड़ा महाराष्ट्र वाला भाग लेवे तो ये बनता है सौराष्ट्र। क्या बनता है? सौराष्ट्र। क्या बनता है? सौराष्ट्र। क्या बनता है? सौराष्ट्र। अब आप कहोगे कि मार्ट साहब आप ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तो मैं अभी आपको कुछ चीजें बताता हूं। डन। अब ध्यानपूर्वक आप लोग समझते रहें। अपनी राजस्थानी बोली की उत्पत्ति के बारे में जो अलग अलग जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने अलग अलग मत दिया है। कोई कहता है गुर्जरी अपभ्रंश, कोई कहता है नागर अपभ्रंश, कोई कहता है सौराष्ट्र अपभ्रंश, ठीक है? सर्वमान्य मत कौन सा था? तो गुर्जरी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? तो गुर्जरी अपभ्रंश। अब गुर्जरी अपभ्रंश को मानने वाले जो बड़े 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 साहित्यकार और जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, उन विद्वानों के नाम क्या है? तो आप एक बार देखना। एक तो है हमारे एलपी टेसिटोरी। कौन है? एलपी टेसिटोरी। उसके बाद में एक है साहब के एम मुंशी। कौन है? के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कौन है एक और? के एम मुंशी। उसके बाद में एक और नाम आता है और वो है कौन? मोतीलाल मेनारिया। कौन है? मोतीलाल मेनारिया। डन। ये तीन जो विद्वान है ये मानते हैं कि राजस्थानी जो बोली है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। अब जो ये वाला भाग है इसको कहते हैं सौराष्ट्र। क्या कहते हैं? सौराष्ट्र। क्या कहते हैं? सौराष्ट्र। अब एक विद्वान है जिनका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। क्या नाम है? सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार राजस्थानी की जो उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से हुई है? तो वो अपभ्रंश कौन सा है? सौराष्ट्र अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? सौराष्ट्र अपभ्रंश। क्लियर है? अब जब भी अपन मंदिर पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा कि दक्षिण भारत की जो मंदिर बनाने की शैली थी वो थी द्रविड़ शैली। उत्तर भारत की जो शैली थी वो थी नागर शैली। उत्तर भारत के लिए एक शब्द यूज किया जाता है नागर। अपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन बहुत होशियार थे और उन्होंने क्या कहा? उन्हें पता था कि आगे अगर मैं कोई भी मत देके जाऊंगा फोर्स और कंट्रोवर्सी होगी। कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उन्होंने सिंपल सा एक फैक्ट दिया और वो ये था कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार। किसके अनुसार?
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी की जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति किससे हुई है? तो समझना, इन्होंने क्या कहा? नागर अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश? नागर अपभ्रंश। क्लियर है, समझ में आया? नागर अपभ्रंश, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अलावा एक और व्यक्ति है जिनका नाम है पुरुषोत्तम मेनारिया। क्या नाम है? पुरुषोत्तम मेनारिया। पुरुषोत्तम मेनारिया भी क्या कहते हैं कि राजस्थानी की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो कौन सा अपभ्रंश है? नागर अपभ्रंश। उसके बाद में महावीर प्रसाद शर्मा है जो कि कहते हैं कि भाई राजस्थानी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो शूरसेनी अपभ्रंश से। कुछ से? शूरसेनी, या फिर इसी को ही क्या कहते हैं? शोरसेनी। क्या कहते हैं? शोरसेनी अपभ्रंश। कौन है ये? महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद वर्मा। क्लियर है? वेरी गुड। एक बार आप इस पूरे के पूरे चार्ट का क्या ले लो? एस। ओके, ऊपर हेडिंग डाल देना, राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों द्वारा मत दिए गए मत। ठीक है, बढ़िया, आगे। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट आता है राजस्थानी भाषा, राजस्थानी बोली, राजस्थानी बोली की दो साहित्य शैलियां हैं। कितनी साहित्य शैलियां हैं? दो साहित्य शैलियां हैं, दो साहित्य शैलियां हैं। डन? समझना, पहली तो कौन सी है? डिंगल। कौन सी है? डिंगल। और दूसरी कौन सी है? पिंगल। कौन सी है? पिंगल। डिंगल कौन से राजस्थान में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान। कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान। डिंगल कहां पे बोली जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान। पिंगल कहां पे बोली जाती है? तो पूर्वी राजस्थान। कौन सा राजस्थान? पूर्वी राजस्थान। ठीक है, उसके बाद में डिंगल शैली के जितने भी साहित्य जो होता है वो साहित्य रचना कौन करते हैं? चारण जाति। कौन सी जाति? चारण जाति द्वारा क्या की जाती है? साहित्य रचना। क्या की जाती है? साहित्य रचना। और इधर कौन करती है? तो भाट जाति। कौन सी जाति? भाट जाति। क्लियर है? और मेरी बात सुनना, डिंगल पर जो प्रभाव आता है, इस पर प्रभाव आता है गुजराती। कौन सा प्रभाव आता है? गुजराती प्रभाव। डन? और जो पिंगल जो है, पिंगल पर कौन सा प्रभाव आता है? तो इस पर आता है ब्रज प्रभाव। कौन सा प्रभाव? ब्रज प्रभाव। क्लियर है? समझ में आया? तो डिंगल किस क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान। इधर जो साहित्य रचना करते कौन करते? तो वो है चारण जाति। और इस पर प्रभाव किसका आता है? गुजराती का। और अपने पिंगल पर किसका प्रभाव आता है? ब्रज प्रभाव। ठीक है, अब आप कहोगे कि माट साहब आप कैसे कह सकते हो कि ये ब्रज प्रभाव आता है? तो ये ब्रज और गुजराती प्रभाव के बारे में जो व्यक्ति कहते हैं और जो व्यक्ति इस बात का उल्लेख करते हैं उनका नाम है नामवर सिंह। क्या नाम है? नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा कहा गया कि डिंगल पर तो गुजराती प्रभाव है और पिंगल पर किसका प्रभाव है? ब्रज का प्रभाव है। वेरी सुन, नया क्वेश्चन अपने एग्जाम में यही है कि राजस्थानी बोली के बारे में यह बात कौन कहता है कि डिंगल पर तो गुजराती प्रभाव है और पिंगल पर ब्रज प्रभाव है? कहने वाले है कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। क्लियर है? एक बार इसका एसएस ले लो जल्दी से। बड़े आगे। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट आता है राजस्थानी बोली का विकास।
राजस्थानी बोली का विकास। डन। यहां से आपके क्वेश्चन कौन सा आ रहा है वो मैं अभी बताता हूं। राजस्थानी बोली का जो विकास था, ये विकास प्रारंभ कब हुआ? तो ये प्रारंभ तो हुआ 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी। डन। 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जो राजस्थानी बोली थी, इस राजस्थानी पर प्रभाव किसका पड़ा था? तो प्रभाव रहा था गुजराती का। किसका रहा था? गुजराती का। क्योंकि मैंने कहा था गुजरात में जो अपभ्रंश था, वो अपभ्रंश कौन सा था? गुजरी अपभ्रंश। और उसी अपभ्रंश से अलग होकर दो भाषाएं बनी थी, एक तो कौन सी थी? गुजराती, और दूसरी कौन सी थी? राजस्थानी। क्लियर है? 16वीं सदी के बाद, कौन सी सदी के बाद? 16वीं सदी के बाद में राजस्थानी जो बोली थी, इसने स्वतंत्र रूप से क्या किया? विकास। क्या किया? विकास। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से विकास। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी। बढ़े आगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आता है वो ये है कि राजस्थानी जो बोली है, इसका स्वर्ण काल कब से कब तक? सलंग का सलंग। ये तो वर्ष का क्वेश्चन आपके कंफर्म है कि एग्जाम में इस टॉपिक से आता है। ठीक है। और वो पूछता क्या है कि राजस्थानी बोली का स्वर्ण काल क्या रहा? तो याद रखना है कि 1650 से लेकर 1850 तक राजस्थानी बोली का क्या था? स्वर्ण काल। अब ये क्यों था तो समझना। कारण ये था कि 1615 तक अंतिम जो राजस्थान की रियासत थी मेवाड़, मेवाड़ ने भी मुगलों से क्या कर दी थी? संधि। इसका मतलब ये कि राजस्थान में अब जो पहले जो आक्रमण दिल्ली की तरफ से होते थे, वो आक्रमण अब क्या होंगे? धीरे धीरे कम। और 1850 1818 से लेकर 23 तक अपने यहाँ वालों ने अंग्रेजों से भी संधियां कर ली थी। और उसके पश्चात शांति का काल आया। और जब शांति का काल आता है तो राजा कला एवं संस्कृति से संबंधित चीजों पर क्या देता है? ध्यान। और इसी समय में बहुत सारे क्या लिखवाए गए? साहित्य। इस कारण वह स्वर्ण काल कौन सा है? 1650 से लेकर 1850। स्वर्ण काल 1650 से लेकर 1850 तक। क्लियर है? वेरी गुड। एक इसका आप एसेस ले लीजिए। हाँ जी, 1605 से लेकर 1850 तक राजस्थानी बोली का क्या था? स्वर्णकाल। क्या था? स्वर्णकाल। इसी के साथ में जो अपने राजस्थान की जो बोली का जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था, वो यहीं पर खत्म होता है। और इससे संबंधित अगर आपको कोई माइन्यूट सा भी डाउट हो तो फोर श्योर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? थैंक यू।